Good morning, students. Welcome to the TSN school. Today we will continue with our last chapter, chapter number 2, Writing and City Life. Now we will read the system of writing. But इससे पहले हमने पढ़ा था मेसोपोटामिया, इसकी ज्योग्राफी के बारे में, सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। किस तरह से टैबलेट यूज़ में आए, किस तरह उन्हें बनाया जाता था, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। नाउ द सिस्टम ऑफ राइटिंग. द साउंड दैट अ यूनिफॉर्म साइन रिप्रेजेंटेड वाज नॉट अ सिंगल कॉन्सोनेंट और वोवल सच एज एम और अ इन द इंग्लिश अल्फाबेट, बट सिलेबल्स से पुट और ला और इन. जिस साउंड के लिए यूनिफॉर्म का यूज़ होता था वो सिंगल अल्फ़ाबेट या वॉवल्स नहीं होते थे, कोई स्वर या व्यंजन नहीं होते थे, बल्कि पूरे अक्षर होते थे, जैसे पुट या ला या इन के जैसे पूरे पूरे सेपरेट अक्षर होते थे। किसी साउंड या सिंगल कॉन्सोनेंट या वॉवल्स के लिए इनका यूनिफॉर्म साइंस का यूज़ नहीं होता था. Thus the sign that a Mesopotamian scribe had to learn run into hundreds, and he had to be able to handle a wet tablet and get it written before it dried. तो जो लिखने वाला होता था स्क्राइबर, वो हंड्रेड्स से ज़्यादा, बहुत सैकड़ों की संख्या में जो यूनिफॉर्म साइन थे उन्हें याद रखता था और उसे लिखना भी होता था. जब तक गीला होता था तब तक ही उसको लिखकर लेखन कार्य अपना ख़त्म करना होता था. और इसके लिए writing was a skilled craft, but more important, it was an enormous intellectual activity. जो बहुत से सिंबल्स को याद करना और उन्हें टैबलेट के सूखने से पहले लिखना बहुत ही स्किलफुल वर्क था. ये एक बहुत बड़ी कुशलता का काम था और इसके लिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट था कि जो टैबलेट है उसको सूखने से पहले लिखा जाए. तो लेखन कार्य में बहुत ही बड़ी कुशलता की आवश्यकता होती थी और इसलिए लिखने का काम बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता था. इट वॉज एन अनॉर्मस इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था ये. कन्वेइंग इन विजुअल फॉर्म द सिस्टम ऑफ साउंड्स ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज. तो किसी विशेष भाषा में जो साउंड्स थे उनको विजुअल फॉर्म में लिखना एक बहुत ही महान बुद्धिमत्ता का काम माना जा सकता है, बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता था इसे. नाउ लिटरेसी. Very few Mesopotamians could read and write. Not only were there hundreds of signs to learn, many of these were complex. तो जो लिखने का काम था, जो लैंग्वेज जो थी वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स का काम था, बहुत ही जटिल काम था और बहुत कम लोग वहाँ पर मेसोपोटामिया में पढ़े लिखे होते थे, क्योंकि जो इसके सिंबल्स थे और जो साइन थे वो बहुत ही सैकड़ों की संख्या में थे और बहुत ही मुश्किल थे, कॉम्प्लेक्स थे. If a king could read, he made sure that this was recorded in one of his boastful inscriptions. For the most part, however, writing reflected the mode of speaking. तो अगर कोई राजा जो किंग है वो अगर पढ़ सकता था तो वो ये चाहता था कि जो उसके बूस्टफुल इंस्क्रिप्शंस है, जो उसके प्रशस्ति पत्र है या जो उसके बारे में तारीफ़ करने वाले जो अभिलेख हैं उनमें इस बारे में लिखा जाए, अवश्य उल्लेख हो उसका. और अधिकतर लिखावट बोलने के तरीके को दर्शाती थी कि जैसा हम बोल रहे हैं वैसा ही लिखा जाता था. अ लेटर फॉर्म एंड ऑफिशियल वुड हैव टू बी रेड आउट टू द किंग सो इट वुड बिगिन. यानी एक अधिकारी जो के द्वारा जो राजा को लिखा जाता था पत्र, उसे इस तरह से सुनाया जाता था कि जैसा बोला है उसने उसी तरह से लिखा जाता था और उसे राजा को पढ़कर सुनाया जाता था. तो ये ऐसे होता था. टू माई लॉर्ड स्पीक दस सेज योर सर्वेंट बी, आई हैव कैरिड आउट द वर्क असाइन टू मी. यानी अ का मीनिंग यहाँ पर मालिक का नाम है कि जो भी उसका जो अधिकारी थे उनके जो किंग है उनकी नाम यहाँ पर दिया जाता था कि मेरे मालिक को और उनका जो अमुक सेवक है बी या जो भी खुद का नाम था वो लिखकर निवेदन करता है कि मुझे जो काम सौंपा गया था वो मैंने पूरा कर दिया है. एंड
out the work assigned to me. Now a long mythical poem about creation ends thus. जो पौराणिक काव्य है उसमें सृष्टि के बारे में कुछ इस प्रकार से लिखा गया है. Let these verses be held in remembrance and let the elder teach them. Let the wise one and the scholar discuss them. Let the father repeat them to his sons. Let the ear of even the herdsman be open to them. तो एक काव्य है जो बहुत ही लॉन्ग मिथिकल पोएम जिसे बोल सकते हैं उस समय का. उसमें क्रिएशन के बारे में यानी जो सृष्टि है उसके बारे में लिखा गया है कि ये जो काव्य की पंक्तियां हैं उसे सदा याद रखा जाए, हमेशा उसे याद रखा जाए. और जो बड़े बूढ़े लोग हैं वो इन्हें छोटों को पढ़ाए. वाइज और स्कॉलर यानी बुद्धिमान और विद्वान लोग इस पर चर्चा करें, डिस्कस करें और पिता इन्हें अपने पुत्रों को बार बार दोहराए उनके लिए. इवन हर्ड्समैन यानी जो ग्वाले हैं वो उनके कान भी इन पंक्तियों को सुनने के लिए हमेशा खुले रहने चाहिए. Now next, the uses of writing. The connection between city life, trade and writing is brought out in a long Sumerian epic poem about Enmerkar, one of the earliest ruler of Uruk. तो शहरी जीवन में जो ट्रेड यानी कि व्यापार और जो राइटिंग है, लेखन कला है, उसके बीच के संबंधों में उरुक में एक जो प्राचीन शासक का नाम है एनमर्कर, उसके बारे में लिखा गया है कि एक सुमेरियन महाकाव्य है, एपिक है, उसमें बताया, उस पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है. और ये इन मेसोपोटामियन ट्रेडिशन उरुक वाज द सिटी पर एक्सीलेंस, ऑफन नोन सिंपल एज द सिटी. उसमें महाकाव्य में बताया गया है कि जो उरुक सिटी है वो बहुत ही सुंदर था और उसे ओनली जस्ट द सिटी नाम से जाना जाता था, एक शहर कहकर पुकारा जाता था उसे, उरुक को. और उसके एक काव्य है जिसमें वहाँ के जो व्यापार है उसके बारे में लिखा गया है. और वो भी एनमर्कर करके एक राजा हुआ था प्राचीन, उसके समय से कैसे शुरुआत हुई ट्रेड की उसके बारे में बताया है. Enmerkar is associated with the organization of the first trade of Sumer. In the early days, the epic says trade was not known. यानी सुमेर का जो अर्ली डेज है, व्यापार के जो स्टार्टिंग है, उसमें उसके बारे में कहा गया है कि कोई भी ये नहीं जानता था उस समय कि व्यापार क्या होता है. तो एक घटना के बारे में जो एनमर्कर से जुड़ी हुई है उसके बारे में बताते हुए उस महाकाव्य में कहा गया है कि उन दिनों व्यापार क्या होता है ये कोई भी नहीं जानता था. एनमर्कर wanted lapis lazuli and precious metal for the beautification of a city temple and sent his messenger out to get them from the chief of a very distant land called Aratta. तो जो एनमर्कर था उसने अपने शहर के जो मंदिर थे उनकी सुंदरता बढ़ाने के लिए, उनका ब्यूटिफिकेशन करने के लिए उसे एक मेटल और एक बहुत ही प्रेशियस स्टोन होता है लैपिस लेजुली जिसे लाजवर कहते हैं, उसको मंगवाना चाहता था. और इस काम के लिए उसने अपने एक मैसेंजर को अरट्टा नाम के एक बहुत दूर देश के शासक के पास भेजा, वहाँ के चीफ के पास भेजा वहाँ के. द मैसेंजर heeded the word of the king. By night he went just by the stars, by day he would go by heaven's sun divine. तो जिस दूत को उसने भेजा था राजा ने, एनमर्कर ने, उसने अपने राजा के आदेश का पालन किया और रात में वह चांद और तारों की रोशनी में जाता था, चलता था और दिन में सूरज की रोशनी में उसके बताए हुए रास्ते पर बढ़ रहा था आगे, जो जहाँ उसको भेजा गया था अरट्टा, वहाँ के लिए वो दिन रात चलता जा रहा था. He had to go up into the mountain ranges and had to come down out of the mountain ranges. वह रास्ते में आने वाले ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को क्रॉस करके और उन पे चढ़ता और उतरते हुए आगे बढ़ता जा रहा था. and had to come down out of the mountain range. The
People of Susa below the mountains salute him like tiny mice. तो जब वो पहाड़ों पर होता था तो उसकी तलहटी में जो नीचे सूसा करके एक जगह थी, एक नगर था, उसके लोग उसे बिल्कुल छोटा सा चूहे की तरह मानकर नमस्कार करते थे, उसको सैल्यूट करते थे। 5 mountain ranges, 6 mountain ranges, 7 mountain ranges he crossed. उसने 5 पर्वतमालाओं को, 6 पर्वतमालाएं और उसके फिर 7 पर्वतमालाओं को क्रॉस किया। The messenger could not get the chief of Arta to part with lapis lazuli or silver, and he had to make the long journey back and forth again and again, carrying threats and promises for the king of Uruk. तो अरट्टा का जो चीफ था उसने उससे लाजवर्थ और जो मेटल था वो चांदी नहीं ले पाया और उसे बार बार लंबी जो जर्नी थी उसके उपरांत भी उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ा, बार बार जाकर भी उसे वे सब चीज़ें नहीं मिली। इसके बावजूद कि वह अरट्टा के मुखिया से ये सामान प्राप्त करने के लिए उसको उरूक के राजा की तरफ से, जो एनमर्कर है उसकी तरफ से, उन्होंने तरह तरह की उसको धमकियाँ दी, प्रॉमिसेस भी किए, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं मिला, उसने देने से इनकार कर दिया। Ultimately, the messenger grew weary of mouth. He got all the messages mixed up. अंत में वो इतना थक गया और कि वो अपनी बात भी ढंग से नहीं बोल पाया, सब उसने मिक्सअप कर दिया। Then Ermakar formed a clay tablet in his hand and he wrote the words down. In those days there had been no writing down of words on clay. तब राजा जो एनमर्कर था उसने अपने हाथ में एक टैबलेट लिया जो कि क्ले से बना हुआ था। उसने उस पर जो भी उसे बोलना था, मैसेज देना था, उन शब्दों को लिख दिया। और उन दिनों मिट्टी पर लिखने का कोई भी ट्रेडिशन नहीं था, कोई भी नहीं जानता था इस तरह लिखकर मैसेज पहुंचाना। Given the return tablet, the ruler of Arta examined the clay. The spoken words were nailed. His face were frothing. He kept looking at the tablet. तो जब लिखी हुई जो टैबलेट थी वो उसने उरुक के जो शासक था उसके हाथ में दिया, तो उसने उसकी एग्जामिन किया, उसे उसकी जांच की और उसने देखा कि जो भी बोला गया उसको कील से यानी यूनिफॉर्म में उसको लिखा गया था, उभार यूनिफॉर्म करके जो भी मैसेज था वो उस पर लिखा गया था। और उसको देखते ही वो उसका फेस फॉर्मिंग हुआ, यानी उसकी गुस्से में, क्रोध में वो देखने लगा। उसने उस टैबलेट पर जो लगातार देखता रहा उस टैबलेट को और गुस्सा हुआ उसको देखकर। This should not be taken as the literal truth, but it can be inferred that the Mesopotamian understanding it was kingship that organized trade was and writing. यानी इस घटना में लिटरल तो हो सकता है, बहुत सही हो ये नहीं माना जा सकता, लेकिन इससे यह तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मेसोपोटामिया की जो अंडरस्टैंडिंग थी या विचारधारा के अनुसार सबसे पहले राजा ने ही व्यापार और लेखन की व्यवस्था की थी, कि वहाँ का जो एनमर्कर राजा था उसी ने वहाँ पर ट्रेड की और राइटिंग की शुरुआत की। दिस पोएम ऑल्सो tells us that besides being a means of storing information and to sending messages, for writing was seen as a sign of the superiority of Mesopotamian urban culture. तो इससे हमें, इस काव्य से हमें यह भी बताया है कि जो लेखन कार्य था उसको सूचना, जो इन्फॉर्मेशन है उसको इकट्ठी करने और उसे दूर दूर तक भेजने, एज अ मैसेज उसे भेजने के काम में उसे लिया जाता था। साथ ही इसमें मेसोपोटामिया की जो अर्बन कल्चर है, शहरी संस्कृति है, उसकी जो सुपीरियरिटी है यानी उसकी उत्कृष्टता, यानी उसकी जो सुपीरियर है उसे भी, उसको भी दर्शाता है, वो भी इससे दिखती है।